Hello students, welcome back to the class. Now we are going to start with the phylogeny. ओके हम फाइलोजेनी के बारे में अभी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में कि फाइलोजेनेटिक ट्री क्या है, ठीक है, फाइलोजेनी क्या है, उन सब के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलग अलग जो क्लासिफिकेशन के ग्रुप है, टेक्सोनोमिक ग्रुप्स है, उनके बारे में भी डिस्कस यहाँ पर हम करेंगे। सो दी प्रोकैरियोटिक टेक्सोनॉमी इज चेंजिंग रेपिडली। ओके, प्रोकैरियोट्स की जो क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, उनका नोमेनक्लेचर होता है, उसमें बहुत चेंजेस आते रहते हैं। दिस इज कोज्ड बाय एवर इंक्रीजिंग द नॉलेज ऑफ बायोलॉजी ऑफ प्रोकैरियोट्स। ओके, सबसे पहले ये सब चेंजेस किसकी वजह से आते हैं कि जैसे जैसे आगे आगे रिसर्च हो रहा है, ठीक है, नए नए प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई होते जा रहे हैं, ठीक है, नया नया प्रोकैरियोट्स आइडेंटिफाई होता है, तो उसकी वजह से उसकी टेक्सोनॉमी में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। एंड प्लस द रिमार्केबल एडवांसेस इन द कंप्यूटर्स। ओके, कंप्यूटर्स में भी ज़्यादा एडवांसेस आ गए, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई है, ठीक है, टेक्सोनॉमी के लिए या फिर क्लासिफिकेशन के लिए अलग अलग नई नई टेक्निक्स आ गई है। सो उसकी वजह से यहाँ पर जो है वो प्रोकैरियोटिक टेक्सोनॉमी में चेंजेस आते हैं, ठीक है। एंड द यूज ऑफ द मोलिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिटरमाइन द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स बिटवीन द प्रोकैरियोटिक ग्रुप्स। ओके, मोलिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स का है वो सबसे मेन रोल है प्रोकैरियोटिक टेक्सोनॉमी में। सो उसकी जीनेटिक एनालिसिस की वजह से जो भी क्लासिफिकेशन होता है वो क्लासिफिकेशन जो नॉर्मल क्लासिफिकेशन है उसके अपीयरेंस की तरफ से और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम जो भी क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें मोलिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से चेंज आते हैं, ठीक है। सो ये सभी रीज़न है कि जिसकी वजह से प्रोकैरियोटिक टेक्सोनॉमी में कंटिन्यूअस चेंजेस आते रहते हैं कि जो पुराने टाइम पर जो क्लासिफिकेशन थे, अलग अलग ग्रुप्स थे प्रोकैरियोट्स के, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं अब, ठीक है। सो the molecular chronometers. Okay, next is the molecular chronometers. Molecular chronometers क्या है? The sequences of the nucleic acids and proteins change with time are considered as the molecular chronometers. Okay, molecular chronometers किसे कहते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड या फिर प्रोटीन की सीक्वेंस है कि जो टाइम के साथ चेंज होती है, इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोलिकुलर क्रोनोमीटर्स। ओके, सो इवोल्यूशन के बेसिस पर यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन उनकी सीक्वेंस में इवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। सो जो पुराने टाइम पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर प्रोकैरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस थी उसमें अभी के टाइम पर चेंजेस आ गए हैं बहुत सारे, ठीक है। सो न्यूक्लिक एसिड या फिर प्रोटीन की जो भी सीक्वेंस टाइम के साथ चेंज होती है उसे क्या कहते हैं? मोलिकुलर क्रोनोमीटर्स। This concept was first suggested by the Zuckerkald and the Pauling. Okay, these are the two scientists who suggested the molecular chronometer concept first time in 1965, and it is an important in the use of the molecular sequences in determining the phylogenetic relationship. ओके, ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो न्यूक्लिक एसिड या फिर प्रोटीन की जो भी सीक्वेंस टाइम के साथ चेंज होती है उसी को हमें कंसिडर करना है यहाँ पर टेक्सोनोमी में, ठीक है। जो भी सीक्वेंसेस टाइम के साथ चेंज हो रही है उसको हम यहाँ पर फोकस करेंगे कि बेसिकली मेनली उसका स्टडी करेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। एंड इट विल हेल्प इन दी, इसका यूज़ कहाँ पर होगा? तो इन डिटर्मिनिंग द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ओके, प्रोकैरियोट्स के बीच में जो भी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स है उसको डिटरमाइन करने के लिए ये मोलिकुलर क्रोनोमीटर्स का यूज़ होता है, ठीक है। एंड इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट देर इज एन इवोल्यूशनरी क्लॉक। ओके, यहाँ पर एक और अजम्पशन है कि इवोल्यूशनरी क्लॉक का मीनिंग क्या है कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है प्रोटीन की सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, उसमें चेंजेस आते ही रहते हैं, ठीक है। उसमें कंटिन्यूअस चेंजेस होते ही रहेंगे इवोल्यूशन की प्रोसेस के थ्रू। सो इट इज़ known as the evolutionary clock. It is thought that the sequence of the many RNAs and proteins gradually change over time without destroying or severely altering their function. Okay,
सो बहुत सारी ऐसी आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन उसकी सीक्वेंसेस है कि जिसमें टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंजेस आते रहते हैं, बट उसके फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, उसका जो फंक्शन है वो सेम रहता है। आफ्टर द इवोल्यूशन की प्रोसेस के थ्रू उसमें उसकी सीक्वेंस में चेंजेस आ गए, बट वहाँ पर उसके फंक्शन में चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, सो दिस ऑल concept will help in the prokaryotic और phylogenetic relationships between the prokaryotes। ओके, प्रोकैरियोट में क्या क्या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, किस प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, उसको रिवील करने के लिए ये सारे के सारे कंसेप्ट वहाँ पर यूजफुल है। वन अज्यूम्स दैट सच चेंजेस आर सिलेक्टिवली न्यूट्रल, occur fairly randomly and increase linearly with time। ओके, यहाँ पर जो इवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं वो क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, उसमें न्यूट्रली चेंजेस होगा, स्पॉन्टानियसली कहाँ पर कहीं पर भी कुछ भी चेंज हो सकता है। एंड ऑकर्स रेंडमली, ओके, रेंडमली और स्पॉन्टानियसली इवोल्यूशनरी चेंजेस होंगे। एंड इंक्रीज इज लीनियरली विथ टाइम। ओके, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा उसमें कंटिन्यूअस जो अल्टरेशन है वो होता रहेगा। ठीक है, सो इट इज़ लीनियर और इंक्रीज लीनियरली, उसमें कुछ चेंजेस आए तो वो वापस से ठीक नहीं होगा। ठीक है, कोई न्यूक्लियोटाइड वहाँ से रिमूव हो गया है, ठीक है, कोई नाइट्रोजन बेस रिमूव हो गया है तो उसकी जगह पर वहाँ पर नया नाइट्रोजन बेस आ जाएगा। ठीक है, इवोल्यूशन की प्रोसेस के थ्रू उसके सीक्वेंस में चेंजेस आ जाते हैं। सो यहाँ पर जो चेंजेस आए हैं वो वापस से पहले की तरह नहीं हो सकते, उसमें कंटिन्यूअसली जो चेंजेस है वो होते ही रहेंगे। ठीक है, सो इट इज़ नोन एज द लीनियरली। ओके, इट विल change the linearly when the sequences of similar molecules are quite different in two groups of the organisms, the groups diverged from one another a long time ago। okay, it is one assumption also। यहाँ पर एक और assumption दिया गया है कि when the sequence of similar molecules, okay, दो similar molecule है उनकी sequence में बहुत कम different देखने को मिलता है। ठीक है, they are quite difference in their sequences ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स। ओके, अलग अलग दो ऑर्गेनिज्म में से हमने दो सिमिलर मोलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई किया है और आइसोलेट किया है। ठीक है, उन दोनों के सीक्वेंस में अगर डिफरेंसेस देखने को मिलता है, सो वी कैन से दैट दिस ग्रुप्स आर डाइवर्ज्ड फ्रॉम द वन अनदर अ लॉन्ग टाइम अगो। ठीक है, उनका फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस ज़्यादा होगा, बहुत पहले उन दोनों ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस आ चुका है। Phylogenetic analysis using the molecular chronometers is somewhat complex because the rate of the sequence change can vary। ओके, यहाँ पर मोलिकुलर क्रोनोमीटर को यूज़ करके अगर हम फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में क्या क्या इवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं उसको कंसिडर करके अगर हम फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करें तो वो प्रोसेस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो सीक्वेंस चेंजेस का रेट है, ठीक है, सीक्वेंस में कितने टाइम में चेंज आता है उसका जो रेट है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, इट कैन वेरी कि 2-3 सालों में दो तीन सालों में तो नहीं चेंजेस आते, बट फॉर एग्जांपल अगर 2-3 सालों में एक न्यूक्लियोटाइड चेंजेस देखने को मिलता है तो अगले 2-3 सालों में 4 से 5 न्यूक्लियोटाइड में भी चेंजेस हो सकता है। ठीक है, इवोल्यूशन की प्रोसेस में रेंडमली ये सभी चेंजेस होते हैं। ठीक है, सो द चेंज ऑफ द रेट ऑफ द सीक्वेंस चेंज कैन वेरी एंड सम पीरियड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेशली रैपिड चेंज। ओके, यहाँ पर कुछ ऐसे भी पीरियड है जहाँ पर इवोल्यूशन की प्रोसेस में रैपिड चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म बहुत रैपिडली एक दूसरे से डाइवर्स हो जाते हैं। सो इट इज़ नॉट फिक्स कि कितने टाइम में कितना इवोल्यूशन होगा, कितने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जनरेट होंगे और कितने डिफरेंस देखने को मिलेगा न्यूक्लिक एसिड में। ठीक है, फर्दर मोर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल कैन चेंज एट डिफरेंट रेट। ओके, अगर अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड अलग अलग मॉलिक्यूल भी अलग अलग रेट से चेंज होते हैं। ठीक है, कोई एक प्रोटीन है तो उसमें चेंजेस का रेट अलग होगा। ठीक है, दूसरे प्रोटीन में जो भी वेरिएशन आता है उसका रेट अलग होगा, प्लस वेरियस पार्ट ऑफ द सेम मॉलिक्यूल, एक प्रोटीन के अलग अलग सब यूनिट है तो उसमें भी कितना चेंज आता है उसका रेट भी डिफरेंट होगा। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अलग अलग पार्ट्स में जो
चेंजेस आते हैं उसका रेट भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। सो हाईली कंजर्व्ड molecules such as the rRNAs are used to follow the large scale evolutionary changes, whereas rapidly changing molecules are employed in following speciation. ओके, सो अगर हमें इवोल्यूशनरी चेंजेस के बारे में स्टडीज़ करना है तो हमें क्या rRNAs, ओके, हाईली कंजर्व्ड मोलिक्यूल्स जो है उसके ऊपर से ही हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। एंड हाईली कंजर्व्ड मोलिक्यूल्स आर दी rRNAs, उसके बारे में हमने आगे भी डिस्कस किया था कि rRNA में ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता, ठीक है। एक ही ऑर्गेनिज्म में से जो भी इवोल्व हुए हैं उन सब में rRNA की सीक्वेंस है वो सिमिलर होगी। सो rRNAs कैन बी यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल इवोल्यूशनरी चेंजेस स्टडी, ओके। वेयर इज द रेपिडली चेंजिंग मॉलिक्यूल जो है वो उसका हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज़ ही स्पेशलाइजेशन में, और कोई स्पेसिफिक स्पीसीज है तो उसके अंडर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है, उसको स्टडी करने के लिए हम रेपिडली चेंजिंग मॉलिक्यूल्स यूज़ कर सकते हैं। फाइलोजेनेटिकली जिसका डिस्टेंस कम है उनको स्टडी करने के लिए हम रेपिडली चेंजिंग मॉलिक्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं। Not everyone believes that molecular chronometers and particularly protein clocks are very accurate. ओके, यहाँ पर मोलिकुलर क्रोनोमीटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के लिए, बट सभी इस बात में बिलीव नहीं करते, ठीक है। साइंटिस्ट के बीच में भी वेरिएशन, उनके थॉट्स में भी वेरिएशंस देखने को मिलता है। सो सब ये बात बिलीव नहीं करते कि मोलिकुलर क्रोनोमीटर्स कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस, ओके। एंड पर्टिकुलरली प्रोटीन क्लॉक्स, कि प्रोटीन में जो भी वेरिएशन आते हैं वो इवोल्यूशनरी के बेसिस पर ही है, ठीक है, उसको हम बिलीव नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में तो चेंजेस आने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। दैट्स वाई अगर हमें फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन करना है तो हम प्रोटीन क्लॉक को, यानी कि प्रोटीन के में जो भी चेंजेस आए हैं इवोल्यूशन की प्रोसेस में, उसको कंसिडर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ लोग बिलीव करते हैं, ठीक है। फर्दर स्टडीज विल बी रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश देयर एक्यूरेसी एंड यूजफुलनेस, ओके। यहाँ पर हम जो भी स्टडी कर ले, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कर ले हम मोलिकुलर क्रोनोमीटर्स के यूज़ से, बट उसके बाद भी फर्दर स्टडीज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है। किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते और फाइलोजेनी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो उसके लिए हमें बहुत सारी आगे स्टडीज़ करनी पड़ेगी फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स एंड यूजफुल रिजल्ट, ओके। एक्यूरेट एंड यूजफुल रिजल्ट अगर हमें चाहिए तो हमें आगे स्टडीज़ भी करनी होगी, ओके। सो दिस वॉज ऑल द बेसिक आइडिया अबाउट द फाइलोजेनी। फ्रॉम अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द डिस्कशन इन डिटेल अबाउट द फाइलोजेनी, फाइलोजेनेटिक ट्री, इन सब के बारे में हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।